वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। और अब जो है हम बात करने वाले हैं एक नए पेरिफेरल इंटरफेस की। हमने हालांकि 8255 पढ़ लिया है, बट हमारे सिलेबस में हमारे पास में एक और इंटरफेसिंग चिप है जो हमको पढ़नी है, विच इज माय प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस 8155। तो ये जो 8155 चिप है ये बेसिकली 8085 माइक्रो प्रोसेसर के साथ में कंपैटिबल है। और इस चिप के क्या ब्रीफ फीचर्स है वो हम डिस्कस करेंगे। एक हाई लेवल जो ब्लॉक डायग्राम है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हम इसको भी अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम जो चिप पढ़ रहे हैं वो है आपकी 8155। और ये जो 8155 चिप है इसको हम बोलते हैं प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस, शॉर्ट फॉर्म में पीपीआई, प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस। अब जैसा कि आप इस ब्लॉक डायग्राम में भी देख पाएंगे और यहाँ पे भी आप देख पाएंगे कि इस पर्टिकुलर चिप के अंदर सबसे पहले आपके पास में 256 256 बाइट्स की, नॉट किलो बाइट्स की, 256 बाइट्स की स्टैटिक रैम है आपके पास में। सो देयर इज अ रैम, और रैम को जो है वो हम रीड भी कर सकते हैं और हम रैम को जो है वो राइट भी कर सकते हैं। तो रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अलावा कि जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम द स्टैटिक रैम यहाँ पे 3 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं आपके पास में। ठीक है, सो वी हैव 3 IO पोर्ट्स, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। और जैसी की पोर्ट्स हमारे पास में 8255 में थी, मोरलेस वैसी ही पोर्ट्स आपके पास में यहाँ पर है। थोड़ा सा अंतर है। तो ये 3 IO पोर्ट्स के अंदर जो पहली IO पोर्ट है वो है आपकी पोर्ट ए, और ये जो पोर्ट ए है ये आपकी एक 8 पिन की पोर्ट है। ठीक है, 8 बिट या 8 पिन पोर्ट्स है आपकी। इसके अलावा आपके पास में जो अगली पोर्ट पिन है वो है आपकी पोर्ट बी, और पोर्ट बी भी जो है वो भी एक 8 बिट की पोर्ट है। लास्ट जो है वो आपके पास में पोर्ट सी है, और पोर्ट सी जो है वो 8 बिट की नहीं है, वो 6 बिट की है। आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, फ्रॉम PC0 टू PC5। सो पोर्ट सी थोड़ा सा अलग है, इसमें सिर्फ 6 ही बिट्स हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा 8155 के ब्लॉक डायग्राम में आपको दिखेगा एक टाइमर। तो यहाँ पर एक 14 बिट का टाइमर है। ठीक है, और 14 बिट का टाइमर जो है वो कहां से कहां तक काउंट कर सकता है, तो 0 से लेके 2 टू दी पावर 14 माइनस 1 तक ये काउंट कर सकता है। ठीक, सिंपल हमको डीएसडी का लॉजिक है। अब हम इस ब्लॉक डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ पिंस जो है वो भी ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। तो 3 पोर्ट्स हैं, पोर्ट ए, बी एंड सी। हर एक पोर्ट के साथ में, पोर्ट ए जैसे है तो मेरे पास में 8 इनपुट आउटपुट लाइंस आएंगी, 8 पिंस आएंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम PA0 टू PA7। लाइकवाइज मेरे पास में पोर्ट बी है जहां पर फिर मेरे पास में 8 पिंस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम PB0 टू PB7। पोर्ट सी में क्योंकि मेरे पास में सिर्फ 6 ही आईओ लाइंस हैं, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम PC0 एंड इट विल गो अप टू PC5। इसके अलावा आपको ऑब्वियसली इसको पावर सप्लाई देना पड़ेगा, तो VCC करके मेरे पास में एक पिन है, यहाँ पर आप +5 वोल्ट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा मेरे पास में VSS पिन है जहां पे आपको ग्राउंड अप्लाई करना है, जो आपका 0 वोल्ट हो जाएगा। अब क्योंकि आपके पास में यहाँ पे टाइमर है तो टाइमर को क्लॉक पल्स देनी पड़ती है, तो देयर इज अ टाइमर क्लॉक इनपुट पिन। और इसके अलावा जब भी टाइमर ओवरफ्लो होगा, तो टाइमर बेसिकली है क्या, टाइमर हमारा एक इस तरीके का डिवाइस है जिससे हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है। जैसे ही इस टाइमर के अंदर एक वैल्यू आपने इंसर्ट करी, और लेट से एक अपर थ्रेशोल्ड था, तो जैसे ही आपका टाइमर उस थ्रेशोल्ड को पार करेगा, ओवरफ्लो को पार करेगा, तो वो माइक्रो प्रोसेसर को बता देगा। इसका उपयोग किस लिए होता है, तो एक सिंपल से एग्जांपल से हम इसे समझते हैं कि लेट से मेरा जो टाइमर है उस टाइमर के अंदर वैल्यू मैक्सिमम ये अज्यूम कर लेते हैं कि आई हैव, एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं कि मेरे पास में एक 8 बिट का जेनेरिक टाइमर है। जेनेरिक यानी 8155 के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, कोई भी अलग टाइमर है जो कि 8 बिट का टाइमर है। तो 8 बिट का टाइमर जो है वो शुरू हो सकता है 0 से, और मैक्सिमम कहां तक जा सकता है आपका 255 तक। 2 टू दी पावर 8 माइनस 1, 2 टू दी पावर 8 होता है 256, माइनस 1 करेंगे 255। अब आप इस टाइमर को क्या करेंगे, एक क्लॉक पल्स देंगे। ठीक है, और लेट से आप इसको प्री सेटेबल काउंटर होता है जनरली ये, यानी आप इसमें कोई वैल्यू इंसर्ट पहले से ही कर सकते हैं। तो मैंने लेट से वैल्यू इसमें इंसर्ट कर दी FA, ये इस वैल्यू से शुरू किया। अब अगली वाली क्लॉक पल्स पर जैसे ही आपकी क्लॉक पल्स आएगी, तो अगली क्लॉक पल्स पर ये वैल्यू FA थी, अगली वाली क्लॉक पल्स पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी FB हो जाएगी। इसी तरीके से अगली वाली जब क्लॉक पल्स आएगी तो ये वैल्यू FC हो जाएगी, और ये कहां तक जाएगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू FF तक। 255 क्या डिनोट करता है आपका FF। FF के बाद में अगली वैल्यू कितनी आएगी 0,
और इस कंडीशन को हम बोलते हैं, जब ये एफ से 0 में जाता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं टाइमर ओवरफ्लो। और इस कंडीशन में कोई ना कोई पिन जो है वो आपकी, 2 बार ओवर लिख दिया मैंने, तो यहां पर ओवरफ्लो लिखना चाह रहा था मैं, टाइमर ओवरफ्लो, तो दूसरे ओवर को इग्नोर करिएगा, टाइमर ओवरफ्लो। अब ये जो ओवरफ्लो कंडीशन है ये जनरली बताई जाती है इस तरीके की किसी ना किसी पिन के बारे से। तो आपका जो हार्डवेयर डिवाइस है वो आपके माइक्रो प्रोसेसर को बता रहा है कि आपने जहां से भी गिनती शुरू करी थी वो गिनती अब अपने टर्मिनल काउंट तक, आखिरी वैल्यू तक पहुंच गई है। अब क्योंकि ये गिनती एक क्लॉक पल्स से इंक्रीमेंट हो रही है और क्लॉक पल्स एक पीरियोडिक वेव होती है, यानी मैं बात करूं तो आई हैव दिस क्लॉक पल्स, ठीक है, और इस क्लॉक पल्स की लेट से जो विड्थ थी वो थी 1 मिली सेकेंड। तो पहली वाली राइजिंग एज से दूसरी वाली राइजिंग एज के बीच में कितना मेरे पास में टाइम है, 1 मिली सेकेंड। अब आप यहां से काउंट करिए तो एफ ए से आप कहां तक जा रहे हैं, 0 तक जा रहे हैं। तो एफ ए तो ऑलरेडी था, तो एफ बी एफ सी, फिर बीच में आएगा एफ डी, फिर एफ ई आएगा। तो क्या क्या सिग्नल्स आ रहे हैं मेरे पास में, एफ बी, एफ सी, एफ डी, फिर एफ ई, फिर इसके बाद में आपका एफ एफ और उसके बाद में 0। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी क्लॉक साइकिल्स लग रही हैं, 6। तो टोटल आपने एफ ए से शुरू किया, वहां से टाइम 0 तक पहुंचने में, वहां से टाइमर ओवरफ्लो होने में कितनी क्लॉक पल्स लग रही है, 6 क्लॉक पल्स लग रही हैं। और हर एक क्लॉक पल्स कितने टाइम पीरियड की है, 1 मिली सेकेंड की है। तो टोटल कितना टाइम लगेगा 6 क्लॉक पल्स में, 6 मिली सेकेंड्स लगेगा, सिंपल सा है। यानी मेरा जो टाइमर है वो मेरे प्रोसेसर को एक डिले जनरेट करके दे रहा है, 6 मिली सेकेंड का डिले, 6 मिली सेकेंड का डिले। इस हिसाब से आपका जो है टाइमर का पर्पस होता है। ठीक, आगे जाके जब हम अगले यूनिट में पहुंचेंगे, यूनिट 4 में पहुंचेंगे, तो वहां पे हम अलग से टाइमर हमको पढ़ना है। 8254 एक टाइमर है हमारे सिलेबस में, वहां पे हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे टाइमर की। तो यहाँ पर एक जनरल व्यू मैंने आपको दे दिया है, बहुत डिटेल में हम यहाँ पे नहीं जा पाएंगे, हम इसको अलग से डिस्कस करेंगे इन यूनिट 4। ठीक, तो ये एक जनरल आपका टाइमर का ओवरफ्लो है। ठीक, तो टाइमर को क्लॉक पल्स देनी है तो आई नीड टाइमर क्लॉक, और मेरे को यहां से जब भी ओवरफ्लो होगा तो आई हैव दिस टाइमर आउट पिन। ठीक, आगे चलते हैं। अब क्योंकि आपके पास में 256 बाइट्स की मेमोरी है तो इसको एड्रेस करना पड़ेगा। 256 बाइट की मेमोरी को एड्रेस करने के लिए 8 एड्रेस लाइंस चाहिए। कितनी एड्रेस लाइंस चाहिए, 8 एड्रेस लाइन। कहां से निकाला ये मैंने, तो मैंने मेमोरी इंटरफेसिंग ऑलरेडी पढ़ लिया है। मेमोरी इंटरफेसिंग में आपको पता है कि आपको नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस इज स्मॉल एल, और टोटल मेमोरी जो आप एड्रेस करना चाहते हैं वो है लेट्स से कैपिटल एन। ठीक है, तो यहां पर कितनी एड्रेस लाइंस लगेंगी, टोटल मेमोरी कितनी है भाई इसके अंदर, तो टोटल मेमोरी जो है मेरे पास में वो कितनी है, 256 है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8 आ जाएगी। ठीक है, एन की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक, तो आई नीड 8 एड्रेस लाइंस। और आपकी जो पोर्ट्स है वो 8-8 बिट की हैं। आपका जो स्टैटिक रैम है उसकी भी जो विड्थ है कि एक मेमोरी लोकेशन पे कितना आप रख सकते हैं, तो 256 इंटू 8 बिट ऑफ डेटा रख सकते हैं। तो डेटा लाइन कितनी चाहिए मुझे, 8 बिट की डेटा लाइन चाहिए। टाइमर को आप एक बार में नहीं कर पाओगे क्योंकि ये टाइमर जो है इसकी विड्थ 8 बिट नहीं है, ये 14 बिट की है। तो आपको 2 साइकिल्स लगेंगे इस टाइमर को अपडेट करने में, एक बार में 8 बिट और बाकी बची हुई बिट्स आप दूसरी साइकिल में ट्रांसमिट करेंगे। अब हम समझते हैं कि भाई इनपुट आईओ ऑब्लिक मेमोरी बार पिन की क्या आवश्यकता है। तो आईओ ऑब्लिक मेमोरी बार इसलिए आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी एंड टाइमर, और इसके अलावा मेमोरी भी है। तो आपको इस 8155 चिप को, आपके प्रोसेसर को 8155 को बताना पड़ेगा कि वेदर द प्रोसेसर इज टॉकिंग टू दिस रैम और इट इज टॉकिंग टू दीज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो उसके लिए मेरे पास में पिन है आईओ ऑब्लिक मेमोरी बार। जब भी इनमें से किसी भी चीज को रीड करना है तो रीड बार पिन है मेरे पास में, जब भी इनमें से किसी भी चीज को राइट करना है तो आई हैव दिस राइट बार पिन। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा लाइन है। तो इस चिप को यह भी बताना पड़ेगा कि कब प्रोसेसर एड्रेस ट्रांसमिट कर रहा है और कब प्रोसेसर जो है वो डेटा ट्रांसमिट कर रहा है। तो उसके लिए आई हैव दिस पिन कॉल्ड ALE व्हिच स्टैंड्स फॉर एड्रेस लैच इनेबल। और आखिरी में हमारी चिप सेलेक्ट पिन या चिप इनेबल पिन है ना, दो तरीके से ये हमको दिखती है, या तो CS लिखा होता है या CE लिखा होता है, विच स्टैंड्स फॉर चिप इनेबल पिन। तो जब भी इस पर्टिकुलर पिन की वैल्यू 0 रहेगी, क्योंकि बार लगा हुआ है तो एक्टिव लो पिन है, तो जब भी इस पर्टिकुलर पिन की वैल्यू 0 बनी रहेगी तो आपका ये जो डिवाइस है वो ऑपरेट करेगा आपका। ठीक है, तो अब जो है हम इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर चला जाते हैं। बोर्ड पर आपको यहाँ पे जो ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मेरे पास में कितनी कितनी चीजें हैं। सो यू कैन सी देयर इज अ कंट्रोल ब्लॉक, और कंट्रोल ब्लॉक पे मेरे पास में कुछ इनपुट्स हैं। क्या क्या इनपुट्स हैं मेरे पास में, सो देयर इज अ रीसेट इन,
ठीक है, तो आप आपके 8155 को प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस को रीसेट कर सकते हैं। इसके बाद में आपके पास में एक पिन है आरडी बार, जिससे आप डिसाइड करेंगे कि आप इस रैम को, जो रैम आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रही है, आपकी जो पोर्ट ए है, बी है, पोर्ट सी है, टाइमर है, इनको आपको रीड करना है या नहीं करना है। तो ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? विद द हेल्प ऑफ रीड लाइन, आरडी लाइन एंड राइट बार लाइन, कि रीड करना है इन सभी चीजों को या आपको राइट करना है। इसके बाद में यू हैव अ लैच। ठीक, तो लैच जो है उसका क्या काम होता है? टेम्पररी डेटा को स्टोर करके रखना। तो यहां पर आपके पास में कौन कौन सी पिन है मेरे पास में? तो एक चिप इनेबल बार पिन है। ठीक, इसके अलावा इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी बार पिन है, एंड दिस पर्टिकुलर पिन डिफाइंस कि आप जो है वो मेमोरी से इंटरफेस कर रहे हैं, जो रैम 256 बाइट की रैम है उससे इंटरफेस कर रहे हैं, या फिर मेरी जो बाकी चीजें हैं, जो बाकी आईओ डिवाइसेस हैं, जो पोर्ट्स हैं मेरे पास में, जो टाइमर है, आप उससे इंटरफेस कराना चाह रहा है आपका माइक्रो प्रोसेसर। इसके अलावा ऑब्वियसली यहाँ पे डेटा लाइंस कनेक्टेड होंगी अलॉन्ग विद एड्रेस लाइन। सो एज यू कैन सी AD0 to AD7 जो आपका मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा लाइंस है मेरे पास में। साथ में आपको लैच को ये भी बताना पड़ेगा कि कब आपका प्रोसेसर जो है वो एड्रेस जो है वो सप्लाई कर रहा है और कब आपका प्रोसेसर जो है वो डेटा सप्लाई कर रहा है। तो उसके लिए वी आर यूजिंग वन मोर पिन जिसका नाम है एड्रेस लैच इनेबल पिन। ठीक, अब आप रैम को देखिए, तो रैम तो सिंपल 256 किलोबाइट की रैम है। वहां पर रैम के में आपको क्या क्या सिग्नल्स देने पड़ेंगे? तो आपको कंट्रोल जो ब्लॉक है वहां से सिग्नल आ जाएगा कि रैम को इंटरफेस किया भी जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है या मेमोरी ऑपरेशन है। और साथ में आपको रैम जो है वो कनेक्टेड होगी आपकी डेटा बस से, एज वेल एज रैम जो है वो कनेक्टेड होगी आपकी एड्रेस बस से। तो वो इंफॉर्मेशन भी आपको रैम को देनी पड़ेगी। इसके अलावा 3 एड्रेस लाइंस को मैं अलग से ले लेता हूं, विच इज A0, A1 एंड A2। और इन 3 एड्रेस लाइंस को मैं एक डिकोडर से कनेक्ट कर दूंगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और वो डिकोडर होगा 3 to 8 डिकोडर। ठीक, अब 3 to 8 डिकोडर क्या करता है? 3 डिकोडर का क्या काम है? 3 इसमें इनपुट लाइन्स है 3 to 8 डिकोडर में, और आउटपुट लाइन्स कितनी है टोटल? 8 आउटपुट लाइन्स है आपके पास में। तो आप देख सकते हैं कि जो लाइन नंबर 0 है वो किस में जा रही है? यहाँ पे कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में जा रही है। यानी जब भी एड्रेस 000 होगा तो उसका क्या मतलब है कि आपका प्रोसेसर किससे बात करना चाहता है? आपका प्रोसेसर बात करना चाहता है कंट्रोल वर्ड रजिस्टर से। तो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में आपको कोई वैल्यू लिखेंगे और उससे पता चलेगा कि पोर्ट ए कैसा बिहेव करेगी, पोर्ट बी कैसा बिहेव करेगी, पोर्ट सी कैसा बिहेव करेगी, टाइमर किस मोड में ऑपरेट करेगा। ये सभी चीजें आप CWR की हेल्प से, कंट्रोल वर्ड रजिस्टर की हेल्प से आप बताएंगे, जैसा कि आपका 8255 में भी होता था। अगर एड्रेस लाइन को मैं चेंज कर दूं तो आप देख सकते हैं कि आपका जो डिकोडर है उसमें जो लाइन नंबर 1 है वो कनेक्टेड है पोर्ट ए से। तो 001 जो है वो किसका एड्रेस हो जाएगा? पोर्ट ए का। लाइकवाइज जो आपकी लाइन नंबर 2 है वो पोर्ट बी से कनेक्टेड है, लाइन नंबर 3 जो है वो पोर्ट सी से कनेक्टेड है, और लाइन नंबर 4 जो है और 5 जो है वो आपके टाइमर से कनेक्टेड है। तो टाइमर के आप LSB में लिखना चाहते हैं या टाइमर की MSB में, मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट में, क्योंकि टाइमर कितने बाइट का है? टाइमर टोटल 14 बाइट का है। एक बार में प्रोसेसर मैक्सिमम 8 बाइट ऑफ डेटा ही ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, तो एक बार में आप लेट से LSB में लिख देंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट में लिखेंगे। LSB स्टैंड्स फॉर लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट एंड MSB स्टैंड्स फॉर मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। तो ये आपका पर्पस हो जाता है इस ब्लॉक डायग्राम का। ठीक, इसके बाद में हम चलते हैं आगे और हम बात करते हैं कंट्रोल वर्ड रजिस्टर की। तो कंट्रोल वर्ड जो रजिस्टर है आपका वो एक 8 बिट का रजिस्टर है, उसको यहाँ पे अपन बना लेते हैं। तो हम 8 बिट का कंट्रोल वर्ड रजिस्टर बना लेते हैं यहाँ पे। तो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर को हम क्या लिखेंगे? शॉर्ट फॉर्म में CWR, और इसमें 8 बिट्स होंगी। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 7, देन 6, देन 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। अब इसके अंदर हर एक बिट क्या काम करती है वो हम समझते हैं। तो ये जो पोजीशंस हैं आपकी, पोजीशन नंबर 7 एंड पोजीशन नंबर 6, ये दोनों मिलके मेरे को बताती हैं टाइमर किस मोड में काम करेगा, टाइमर जो है वो कैसा काम करेगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों बिट्स की वैल्यू जो है वो हो जाती है पोजीशन नंबर 7 की और पोजीशन नंबर 6 की, अगर इन दोनों की वैल्यू 0 है तो कोई भी ऑपरेशन जो है वो टाइमर रिलेटेड फिलहाल नहीं हो रहा है। तो आप सिंपल लिख सकते हैं नो ऑपरेशन, विच स्टैंड्स फॉर NOP। इसके बाद में अगर इसकी वैल्यू 01 हो जाती है, डेट मीन्स आपका प्रोसेसर चाहता है कि टाइमर स्टॉप हो जाए, तो आप 01 लिखेंगे। टाइमर आपका जहां पर भी है वहीं पे उसकी गिनती रुक जाएगी, पॉज हो जाएगा। इसके बाद में अगर आप 10 लिखते हैं तो आप आपके प्रोसेसर को बताते हैं कि आपको स्टॉप होना है, लेकिन इमीडिएटली नहीं होना। वो आपको कब होना है? तो स्टॉप आफ्टर टर्मिनल काउंट। टर्मिनल काउंट होती है मैक्सिमम वैल्यू
और जैसे ही आपका जो टाइमर है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू, फाइनल वैल्यू तक पहुंच जाएगा, तब आपके प्रोसेसर को ये बोल रहा है कि आपके टाइमर को रुक जाना है। और लास्ट में जो है वो है आपका 1 1, और ये होता है टाइमर को स्टार्ट करने के लिए। तो जब भी टाइमर को स्टार्ट करना है तो प्रोसेसर इन दोनों बिट्स पे क्या लिख देगा, 1 1, और आपका जो टाइमर है वो शुरू हो जाएगा, गिनती करना शुरू कर देगा। इसके अलावा पोजीशन नंबर 5 और 4, तो 5 जो है ये है मेरा इंटरप्ट इनेबल। So these are my interrupt enable lines, interrupt enable line। ठीक है, तो interrupt enable line फॉर वो पोजीशन नंबर 5 है, पोजीशन नंबर 5 पर है इंटरप्ट इनेबल लाइन ऑफ बी, और पोजीशन नंबर 4 पर है मेरी इंटरप्ट इनेबल लाइन फॉर पोजीशन नंबर ए, फॉर पोर्ट ए। तो पोर्ट बी और पोर्ट ए पे आप इंटरप्ट को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो अगर मैं लिखता हूं 0 तो आपका जो इंटरप्ट है वो हो जाएगा डिसेबल, और अगर मैं लिखता हूं 1 तो आपका जो इंटरप्ट है वो क्या हो जाएगा, आपका इनेबल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में फिर है मेरा पोर्ट 3 एंड बिट पोजीशन 3 एंड बिट पोजीशन 2, ये दोनों मिलके मेरे को पोर्ट सी के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं, और पोर्ट सी के डिफरेंट ऑपरेटिंग मोड्स हैं उसके बारे में मेरे को इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूं कि मेरी जो पोजीशन नंबर 3 है और पोजीशन नंबर 2 है, ये दोनों मिलके मेरे को क्या बताते हैं, ये मेरे को इंफॉर्मेशन देते हैं पोर्ट सी के बारे में। ठीक, अब पोर्ट सी जो है वो बेसिकली 4 मोड्स में ऑपरेट कर सकती है। तो 0 0 के अंदर जो मोड है उसको हम बोलते हैं ALT1। अगर मैं लिखता हूं 0 1 तो यहाँ पे हम सिंपल लिख देंगे ALT2। अगर मैं लिखता हूं 1 0 तो ये हो जाएगा ALT3, और अगर यहाँ पे मैं 1 1 लिखता हूं तो ये आपका हो जाएगा ALT4। ठीक है, तो ये ऑल्ट मोड्स क्या है इसकी हम ब्रीफली चर्चा करेंगे अगले पोर्शन के अंदर, थोड़ी देर बाद हम यहाँ पे वापस आ जाएंगे। ठीक, अब पोजीशन नंबर 1 और 0 ये बताती हैं डायरेक्शन, और ये दोनों मिलकर डायरेक्शन किसका बताती हैं, तो ये बताती हैं आपका डायरेक्शन किसका, ऑफ माय पोर्ट ए एंड माय पोर्ट बी। ठीक, तो डायरेक्शन बताने का सिंपल सा तरीका है। अब यहाँ पे ये 8155 से थोड़ा सा अलग है। अगर आप 0 लिखेंगे तो वो डायरेक्शन जो होता है इन दोनों बिट पोजीशन पे, अगर आप 0 लिखते हैं या एक को 0 एक को 1 भी लिख सकते हैं, तो 0 लिखेंगे तो उसका मतलब होता है आपका इनपुट। तो 0 लिख रहे हैं तो आपका मतलब है आपकी जो पोर्ट है वो कैसी बिहेव करेगी एज इनपुट, एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम 8255। और अगर आप 1 लिखते हैं तो ये आपका काम करेगी एज आउटपुट, यानी पोर्ट ए एंड पोर्ट बी कैसा काम करेंगी, एज आउटपुट पोर्ट काम करेंगी। पोर्ट सी के बारे में सारी की सारी चर्चा इस ऑल्ट मोड में होती है, तो वहां जाके हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो ये मेरा कंट्रोल वर्ड रजिस्टर है 8 बिट का, और ये मुझे बता रहा है रिगार्डिंग टाइमर, regarding interrupt enable of port A and port B, regarding modes of port C, regarding the direction of port A and port B। इतनी इंफॉर्मेशन मेरा प्रोसेसर जो है वो मेरे 8155 को सप्लाई कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस कंट्रोल वर्ड रजिस्टर। तो यहाँ पर ये जो हमारा टेबल है, ये टेबल हमें बता रहा है डिफरेंट ऑल्ट मोड्स की क्या फंक्शनैलिटी होती है। तो हमने पहले कंट्रोल वर्ड रजिस्टर के अंदर वी हैड 2 पिंस जिसका नाम था D3 एंड D2, और इन दो जो बिट पोजीशंस हैं अगर इसकी वैल्यू 0 0 है तो वी आर ऑपरेटिंग पोर्ट सी इन ऑल्ट 1 मोड। लाइकवाइज 0 1 है तो ऑल्ट मोड 2, 1 0 है तो ऑल्ट मोड 3, एंड 1 1 है तो ऑल्ट मोड 4। अब इसका मतलब क्या होता है, तो ऑल्ट 1 मोड का सिंपल सा मतलब होता है कि आपकी जो पी पोर्ट सी है उसकी जो 6 बिट्स है, 6 ही बिट्स है उसके अंदर, तो सभी जो 6 की 6 बिट्स हैं वो इनपुट पिन की तरह काम करेंगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है आई, तो ये बता रहा है कि सारी की सारी 6 पिन्स इनपुट मोड की तरह काम करेंगी। अगर मेरे को आउटपुट मोड की तरह काम करानी है, सभी जो पोर्ट सी के पिन्स है उन्हें मैं आउटपुट बनाना चाहता हूं, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, ऑल्ट मोड 2 सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी की सारी जो पिन्स हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, आउटपुट पिन्स की तरह काम करेंगी। किसकी, पोर्ट सी की। पोर्ट ए और बी का जो डायरेक्शन है वो अलग बिट्स बताती हैं हमारे कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में, तो उसका डायरेक्शन हम यहां से डिफाइन नहीं कर रहे हैं। इसके बाद में लास्ट है मेरा, सॉरी नॉट लास्ट, सेकंड लास्ट है मेरा ऑल्ट मोड 3, और यहाँ पे जो है आप पोर्ट सी की जो 3 लाइंस हैं PC5, PC4 एंड PC3, ये तो सिंपल आउटपुट पिंस की तरह काम करेंगी, लेकिन आपकी जो पोर्ट ए है वो जो है वो स्ट्रोब्ड मोड में काम करेगी, और उसके लिए जो हैंडशेकिंग सिग्नल्स चाहिए वो हैंडशेकिंग सिग्नल्स आपको PC0, PC1 एंड PC2 में मिलेंगे।
ये वैसा ही है जैसा हमने 8255 में पढ़ा था। हम इसको यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आगे एप्लीकेशंस है नहीं हमारे पास में, ठीक है, तो वहां हम नहीं जाएंगे। एप्लीकेशंस हमारे 8085 प्रोसेसर में बहुत सारी हैं, बट 8086 के साथ में हम इसे नहीं पढ़ रहे हैं, उतना डिटेल में टाइम हम दे नहीं पाएंगे। तो सिंपल सा है कि PC0, PC1 एंड PC2 जो है वो मेरी हैंडशेकिंग सिग्नल जनरेट करेंगे। क्या हैंडशेकिंग सिग्नल जनरेट करेंगे? तो अगर आपने 8255 पढ़ा है तो आपको याद होगा कि एसटीबी बोलता है स्ट्रोब सिग्नल, स्ट्रोब ऑफ पोर्ट ए। बीएफ क्या होता है मेरा? बफर फुल ऑफ पोर्ट ए। इसी तरीके से आईएनटीआर क्या होता है मेरा? इंटरप्ट रिक्वेस्ट फॉर पोर्ट ए। तो पोर्ट ए मेरा स्ट्रोब डायो मोड में काम करेगा, उसका डायरेक्शन हम कंट्रोल वर्ड रजिस्टर से बता देंगे और उसके जो हैंडशेकिंग सिग्नल्स हैं वो मुझे पोर्ट सी से मिल जाएंगे। इसी तरीके से ऑल्ट मोड 4 में मेरा पोर्ट ए एज वेल एज मेरा पोर्ट बी दोनों ही जो हैं वो मेरे पोर्ट ए एंड पोर्ट बी ये मेरे स्ट्रोब डायो मोड में ऑपरेट करेंगे और इसके लिए जो हैंडशेकिंग सिग्नल्स आएंगे फॉर पोर्ट ए वो मेरे को मिलेगा PC0, PC1 एंड PC2 से एज इंटरप्ट। यहां पे मैंने गड़बड़ करा, इट इज INTRA। सो एज इंटरप्ट ए, बफर फुल ए, स्ट्रोब ए। ऐसे ही पोर्ट बी के लिए मुझे मिल जाएगा INTR-B, बफर फुल बी एंड स्ट्रोब बी। ठीक, तो ये हो गया है मेरा 8155। अब 8155 का जो एप्लीकेशन है वो आप इस ब्लॉक डायग्राम से पहले ही समझ चुके हैं कि अगर मेरे को एक मेमोरी चाहिए एक ही इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर, एक ही ये चिप है मेरी और एक ही इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर यू आर गेटिंग पोर्ट्स, यू आर गेटिंग अ टाइमर एंड यू आर आल्सो गेटिंग अ स्टैटिक रैम। तो ये सारी चीजें आपको एक ही इंटीग्रेटेड सर्किट में मिल जाती हैं। आप जैसे 8255 के साथ में डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को इंटरफेस कर सकते थे आपके माइक्रो प्रोसेसर के साथ में, वही आप इनपुट्स के साथ में भी कर सकते हैं। एडिशनली आपको यहाँ पे टाइमर भी मिल जाता है और अगर आपको मेमोरी की आवश्यकता है तो वो भी आपको यहाँ पे मिल रही है। तो ये है आपका ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ 8155 और इसी के साथ में हमारा जो यूनिट 3 है वो हम यहाँ पे क्लोज करेंगे इसी वीडियो के साथ में और आगे अब हम मिलेंगे यूनिट 4 के साथ में जहां पे हमको और पेरिफेरल चिप्स जो हैं वो हमको देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल इसको करते हैं क्लोज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।